अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुशामदीद। आइए शुरू करते हैं एक बच्चे के सुराग रसां बनने का दिलचस्प अहवाल। सुराग रसां 20 दिसंबर 1969 फोर्ट वर्थ, टेक्सास। फोर्ट वर्थ के जनूब मगरबी मज़ाफ़ाती इलाके की सड़कें हफ्ते की सुबह सादिक की रोशनी में मध्यम सुरमई नज़र आ रही थीं। 1969 की कैडिलैक फ्लैटवुड की पिछली सीट पर शेन मिचेल ने अपना सर खिड़की के ठंडे शीशे से लगा रखा था। हर खड्डे पर लड़के का सर शीशे से टकराता। खड्डा टक्कर, खड्डा टक्कर टक्कर, ये एक किस्म का मोर्स कोड बन गया था। SOS, सेव आवर शेन। उसने सोचा, क्या खिड़की टूट सकती है? और फिर उसे एहसास हुआ कि अगर ऐसा हो भी जाए तो इसे कोई परवाह नहीं। उसे डांट तो ज़रूर पड़ेगी, मगर इस तरह इसे केविन किक की मोटी गर्दन में उभरी हुई रग को फड़कते हुए देखने का मौका मिल जाएगा। वो शख्स जो जल्द ही इसका सौतेला बाप बनने वाला था, बज़ाहिर दिल का दौरा पड़ने के दहाने पर था। मगर शेन ने उम्मीद की कि ये उस वक्त ना हो जब वो और इसकी माँ केविन की चहेती कार में सफ़र कर रहे हों। सामने की सीट पर एवलिन मिचेल ने अपना सुनहरी बालों वाला सर केविन के भारी भरकम कंधे पर रखा हुआ था। शेन को इन दोनों को एक साथ देखना बिल्कुल गवारा नहीं था। इस लड़के ने अपने आप से ये सवाल एक बार नहीं, बार बार किया था कि आखिर वो ऐसी घटिया शख्सियत को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकती हैं। ये एक ऐसा मुअम्मा था जो हार्डी बॉयज़ और स्कूबी डू की मुश्तरका जहानत से भी हल ना हो पा रहा था। मुअम्मे की बात करें तो केविन पिछले कुछ महीनों से बेदरीग पैसे लुटाने में लगा हुआ था, जिसमें नकद अदायगी पर यह आलीशान कैडिलैक ख़रीदना भी शामिल था। जहाँ कोई और 12 साला बच्चा नए मॉडल की गाड़ी में स्कूल से पिक किए जाने पर खुश होता, शेन ने इतनी जासूसी कहानियाँ पढ़ रखी थीं कि उसे पता था कि अचानक आने वाली दौलत अक्सर किसी खुफिया जुर्म की अलामत हो सकती है। बस वो जान नहीं पाया कि वो जुर्म क्या है। केविन कुछ गलत नहीं कर रहा। एवलिन मिचेल ने एक सुबह नाश्ते के वक्त अपने बेटे से कहा था, अगर इसके पास पैसा है तो इसकी बरसों की मेहनत का सिला है, उसकी माँ ने कहा था। और फिर उसने एक ज़ोरदार इंकशाफ किया। केविन ने शादी की पेशकश की है और वो लोग क्रिसमस के दिन लॉस वेगास में शादी करने वाले हैं। ये खबर शेन पर बिजली बनकर गिरी। वो पूरा 1 मिनट खामोश बैठा रहा, सिर्फ अपने राइस क्रिस्पीज की चटक पटक और फटक की आवाज़ें सुनता रहा। बढ़ती हुई खामोशी में उसकी माँ ने नाश्ते की मेज़ पर अपने नाखूनों से ठक-ठक की। शेन, क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूँ मॉम? शेन ने कहा। कुछ भी, जैसे मैं आपके लिए खुश हूँ या मुबारक हो, उसकी माँ बोली। शेन का चम्मच उसके हाथ से फिसला और छपाके के साथ उसके सीरियल के प्याले में जा गिरा। उसने कोशिश की कि इस मंजर को अपनी ज़िंदगी से तशबीह ना दे। ठीक है, तो फिर सुने। केविन किक एक धोखेबाज इंसान है। वो अपने कारोबार में कोई गड़बड़ कर रहा है और वो आपको भी बेवकूफ़ बना रहा है, शेन बोला। एवलिन मिचेल का सांस हलक में अटका। तुम इसे धोखेबाज और घटिया आदमी समझते हो? जी हाँ, शेन ने कहा। उसे पूरी तरह एहसास था कि वो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह लग रहा है। उसने अपनी नौखेज़ आवाज़ को टूटने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। और केविन मुझसे नफ़रत करता है, शेन बोला। ओ शेन, केविन तुमसे नफ़रत नहीं करता, एवलिन मिचेल ने कहा। हाँ करता है, शेन ने दिल में कहा। वो आपके लिए अच्छा नहीं है मॉम, आप उससे बेहतर की मुस्तहिक हैं। लेकिन शेन की माँ केविन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहती थी। शेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसके खदशात को अहमियत क्यों नहीं दे रही। जहाँ तक उसके माली मामलात का ताल्लुक था, उसे वजाहत की कि केविन की शिपिंग कंपनी है जिसे हाल ही में कुछ वफाकी ठेके मिले हैं, और वो शेन को ये समझाने की कोशिश करती रही कि उसके मंगेतर की खुशनसीबी को वो अपनी खुशनसीबी समझें। और जहाँ तक उसके गुस्से का ताल्लुक है, केविन को सिर्फ एक सही औरत की ज़रूरत है जो उसे संभाल सके। एवलिन ने बात मुकम्मल की। उसे मेरी ज़रूरत है। शेन नहीं जानता था कि उसकी माँ किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं ढूंढ सकती जो पहले से ही संभला हुआ हो। उसने अपना चम्मच प्याले से निकाला, भीगी हुई सीरियल ख़त्म की और एक ख्वाब की इसी कैफियत में बस में बैठकर स्कूल चला गया। ये 4 माह पहले की बात थी। वी आर लॉस वेगास, केविन अगली सीट से तेज़ आवाज़ में गाने में लगा। वो एल्विस का दीवाना था, लेकिन उसकी आवाज़ टाइनी टिम की ज़ुकामज़दा आवाज़ जैसी लगती थी। शेन कर रहा। वो लैला मजनून लॉस वेगास में क्रिसमस पर शादी करने के लिए उड़ान भरने जा रहे थे और शेन को एक ऐसे अंकल के साथ छोड़ा जा रहा था जिससे वो सिर्फ एक बार फैमिली रीयूनियन पर मिला था। अंकल रॉब, या शायद अंकल बॉब, हाल ही में कैलिफोर्निया से टेक्सास मुंतकिल हुए थे, या शायद न्यूयॉर्क से। शेन को याद नहीं था।
वो अब कोई भी बात अहम नहीं रही थी। क्या ये गलत था कि शेन दिल में चाहता था लॉस वेगस जाने वाला जहाज़ गिरकर तबाह हो जाए, लेकिन सिर्फ केविन ही मरे, और वो तस्वुर करता कि मलबे से धुआं उठ रहा है और इमरजेंसी टीमें मसरूफ़ हैं, जब एक रिपोर्टर खुशी से ये अफसोसनाक खबर देता है, आज सुबह डलास से लॉस वेगस जाने वाली फ़्लाइट 95 टेक ऑफ के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह हो गई। हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ एक हलाकत हुई, मकामी बिजनेसमैन केविन किक की। कोई भी उसे याद नहीं करेगा। शेन, केविन धाड़ा, उसकी आवाज़ ज़ख्मी हाथी की तरह जंगल में गूंजी। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना बड़ा सा अंडे जैसा सर शीशे से टकराना बंद करो, केविन बोल रहा था। शेन ने कोई हरकत ना की। कैडिलैक ने एक और झटका खाया, जिससे उसका सर फिर टकराया और उसने अपनी मोटी ऐनक के पीछे से मीठा सा मुस्कुराकर रियर व्यू मिरर में झांकती हुई आंखों की तरफ देखा। क्या केविन की गर्दन की रग सब्ज हो रही थी? खुदा की कसम मैं ये गाड़ी रोक दूंगा, केविन ने कहा। ओ हाँ, रग सब्ज होकर फड़कने लगी थी। गाड़ी मत रोको प्यारे, एवलिन ने नरमी से कहा। हमें पहले ही देर हो चुकी है और मैं अपनी फ़्लाइट मिस करना नहीं चाहती। शेन ने यह पुरसकून आवाज़ फ़ौरन पहचान ली। यही लहजा इसकी माँ अक्सर केविन को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करती थी जब इसका गुस्सा भड़कने को होता था और वो कुछ जला डालने पर आमादा होता था। कभी ये आवाज़ आग बुझा देती और कभी नहीं। तुम इसे रोको वरना मैं रोक दूंगा, केविन ने गुर्रा कर कहा। तुम अभी मेरे सौतेले बाप नहीं बने, शेन ने कहा, और तुम मेरे वालिद की काबिलियत के निस्फ भी नहीं हो, शेन बोला था। ये बात सच थी या नहीं, शेन को मालूम नहीं था। माइक मिचेल कैंसर से इस वक्त इंतकाल कर गए थे जब शेन अभी शीर ख्वार था। गाड़ी अचानक फुटपाथ की तरफ मुड़ने लगी, लेकिन एवलिन ने स्टीयरिंग वापस सीधा कर दिया और कहा, चलाओ केविन। उसने शेन की तरफ मुड़कर कहा, सीधे बैठो। जी मॉम। शेन सीधा होकर बैठ गया और बगैर दिखावा किए उदास नज़र आने लगा। उसे कोई ख़ास मेहनत नहीं करना पड़ी। ये बेहतर है, अपना व्यू मास्टर देखना चाहते हो? ठीक है। शेन ने अपना बैग खोला और एक सुर्ख प्लास्टिक का वेव मास्टर निकाला और उस पर डिस्क का एक पैकेट निकाला जिस पर छोटी तस्वीरें थीं। उसने एक डिस्क वेव मास्टर में डाली और ऐनक उतारी और खिलौने को नाक पर रखकर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में तस्वीरें देखने लगा। वेव मास्टर की तादाद तस्वीरें फ्रेबे नज़र पैदा करती थीं, जिससे शेन को अपने पसंदीदा टीवी शो स्कूबी डू वेयर आर यू की दुनिया में जाने का एहसास होता। उसकी तख्लीकाती क़ुव्वत, जो किताबों और टीवी पर से परवान चढ़ी थी, उसे एक छोटा सा जासूस बना देती थी। कभी वो फ्रैंक हार्डी बनकर अपने भाई जो के साथ जुराइम की तफ्तीश करता, और आज वो स्कूबी डू के दोस्तों के साथ मिस्ट्री मशीन में सवार था। तमाम भूतों, खबरदार, शेन आ चुका है। क्या ये गंदी तस्वीरों वाला खिलौना है? केविन ने तंजिया लहजे में पूछा। शेन ने आह दबाई। कुछ भूत तो बिल्कुल अगली सीट पर ही होते हैं। ये वेव मास्टर है, एवलिन ने शेन की तरफ से जवाब दिया। ये तुमने इसे सालगिरह पर दिया था, याद है? क्या? ओह हाँ। तो ये करता क्या है? केविन ने पूछा। ये दो तस्वीरों को मिलाकर एक 3D अक्स बनाता है, शेन ने जवाब दिया। केविन ज़ोर से हंसा। बकवास बात है, सब जानते हैं कि 3D देखने के लिए ख़ास चश्मों की ज़रूरत पड़ती है, केविन बोला। वो रॉब का घर है। एवलिन ने एक सुर्ख ईंटों वाले घर की तरफ इशारा किया, जिसकी खिड़कियों पर लोहे की सलाखें और कोनों पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब थे। शेन को वो घर एक जेल की तरह लगा। यही तुम्हारी मंजिल है, केविन ने कहा जब उसने गाड़ी रोकी। उसकी खुशी से चहकते लहजे में जहर छुपा था। उसने गाड़ी का इंजन चलता रखा और शेन के बैग उतारने में मदद देने की कोई कोशिश ना की। लगता है शराफत मर चुकी है ना? एवलिन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। केविन ने इशारा समझने से इनकार किया। तुम तो खुद मुख्तार औरत हो, है ना? एवलिन ने आ भरी, गाड़ी से उतरी और शेन का दरवाज़ा खोला। इसका बेटा बाजू सीने पर बांधे सीधा सामने देखता रहा। एवलिन ने केविन की तरफ घबराहट से देखा। जिद मत करो शेन, मैं अंकल रॉब के साथ नहीं रहना चाहता, शेन ने कहा। वो अंकल रॉब के साथ नहीं रहना चाहता था। वो तुम्हारे अंकल रॉब हैं और वो तुम्हारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। अपना बैग उठाओ बेटा प्लीज़, शेन की माँ ने कहा। शेन ने माँ की बात मानी और ये प्लीज़ की जादू की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए कि इसकी माँ वाकई खौफजदा थी कि आतिश फिशा की तरह फटने वाला केविन कहीं धमाका ना कर दे। फिर भी शेन अपने चेहरे की मायूसी छुपा नहीं सका था। वो वाकई में उसे एक अजनबी रिश्तेदार के पास छोड़कर जा रही थी ताकि किसी कमीने अमीर आदमी से शादी कर सके। केविन किक उर्फ केविन क्रुक वेगास से वापस आकर इसका सौतेला बाप बनने वाला था। बैग हाथ में लिए शेन उदासी के साथ माँ के सामने खड़ा हो गया। दिसंबर की हवा तेज़ थी
जो सड़क पर मुर्दा पत्तों को जर्द भूरे बगुलों की सूरत में घुमा रही थी। ये इलाके के इख्तिताम पर वाक़ फुटपाथ था। तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम अंकल रॉब के साथ अच्छे बच्चे बनकर रहो, उसकी माँ ने कहा। जी मॉम, शेन ने कहा। एवलिन ने अपनी बेहतरीन मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली और यूं सर्द दुनिया थोड़ी सी रोशन हो गई। मैं क्रिसमस पर शादी कर रही हूँ, लेकिन इससे हमारे दरमियान कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। हम सब खुश रहेंगे, मैं वादा करती हूँ, एवलिन बोली। अरे शेन, केविन ने गाड़ी से आवाज़ दी। अगर ये अंकल पूछे कि तुम उसके बिस्तर पर खैमा लगाना चाहते हो तो तुमने फ़ौरन नहीं कहना है, समझे? केविन, एवलिन ने गुस्से से पलट कर कहा। तो मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो, एवलिन बोली। खामोश लोगों से होशियार रहना चाहिए, केविन ने तंद्रिया मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि पुराने रॉब के कमरे में बेवफा शौहरों और इनकी महबूबाओं की तस्वीरें भरी पड़ी होंगी, शायद इन शौहरों को देखने के लिए, केविन कह रहा था। रॉब बेवफाओं का पीछा नहीं करता, एवलिन ने नागवारी से कहा। वो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट है और एक मोसेस प्राइवेट डिटेक्टिव भी, एवलिन बोली। तुम्हारा मतलब है प्राइवेट जासूस? शेन ने अपनी माँ की आस्तीन खींची। क्या वाकई अंकल रॉब एक जासूस हैं? हाँ, और बेहतरीन जासूस हैं, उसकी माँ ने कहा। शेन खुशी से अपनी एड़ियों पर उछलने लगा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। अंकल रॉब किस किस्म के केसेस देते हैं? क्या उनके पास कोई बंदूक भी होती है? हर जगह कैमरे क्यों लगाए हुए हैं? और वैसे शायद इनके पास हफ्ते की सुबह के कार्टून देखने के लिए एक बड़ा सा कलर टीवी भी हो। स्कूबी डू भी आने वाला था। केविन ने गाड़ी का हॉर्न दोबारा बजाया। चलो जल्दी करो जाने मन। एवलिन ने अपने हाथ कमर पर रखे और सख्ती से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें यकबस्ता हवा से भी ज़्यादा सर्द थीं। जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगते मैं नहीं जाऊंगी, एवलिन ने कहा। और मुझसे भी, शेन ने फ़ौरन कहा। और शेन से भी, उसकी माँ ने कहा। इससे? किस बात के लिए? केविन ने पूछा। शेन कहना चाहता था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, लेकिन उससे केविन की हालिया गलतियों का इंतखाब किया, चाहे वो मामूली ही क्यों ना थी। नाश्ते में तुमने मुझे ससी क्यों कहा था? क्योंकि मैंने स्टार ट्रेक को वापस लाने के लिए ख़त लिखा था। वो शो इसलिए बंद हुआ था क्योंकि वो सुर्ख झंडे तले अमन की आशा जैसी खराफात पर मबनी था। रूसी और अमरीकी खिला में इकट्ठे हरगिज़ नहीं। केविन ने ऊपर की तरफ देखा, जैसे वो कार की छत के पार देख सकता हो। चांद अब अमेरिका का है, केविन बोला। चांद सबका है, शेन ने कहा। और तुमने नाश्ते में मक्खन और सारा मैपल सिरप ख़त्म कर लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, शेन बोला। केविन ने अपनी मंगेतर के संजीदा चेहरे की तरफ देखा, फिर हाथ उठाकर गहरी सांस ली और सुबह की मामूली गलतियों पर एक तवील माजरत शुरू कर दी, जिसमें शेन के लिए खुश पेन केक छोड़ने का जिक्र भी शामिल था। शेन ने हैरानी से देखा जब केविन ने अपनी जाली मुस्कुराहट के साथ माजरत ख़त्म की। वो मुस्कुराहट जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। जब वो चाहता था तो बड़ा दिलकश बन जाता था और उसकी बेचारी माँ हमेशा उसके झांसे में आ जाती थी, बिल्कुल अभी की तरह। ज़ाहिर है कि एवलिन मुतमईन हो गई। उसने अपने बेटे की तरफ देखा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, शेन बोला। अच्छा चलो, तुम्हें तुम्हारे अंकल से मिलवाते हैं। शेन ने अपना बैग उठाया, पीछे की केविन की तरफ मिडल फिंगर दिखाई और अपनी माँ के साथ आगे बढ़ा। उसने अपने अंकल रॉबर्ट क्यूबलेट के किलानुमा घर की घंटी बजाई और सोचा कि अंदर उसके लिए क्या होगा। जवाब मज़ीद पैनकेक्स की सूरत में आया, वो भी ताज़ा बने हुए और जितने चाहे हफ्ते की सुबह के कार्टून। अंकल रॉब के ज़ैनिक टेलीविज़न में ना सिर्फ रंग थे, बल्कि उसकी शानदार स्क्रीन 25 इंच की थी और उसमें स्पेस कमांडर रिमोट कंट्रोल भी था। ये एक अजीब मगर पुरलुत्फ तजर्बा था कि अपने अंकल के सोफे पर बैठकर चैनल तब्दील करना, वो भी बगैर उठे। शेन, क्या तुम्हें पैनकेक्स पर मैपल सिरप पसंद है? किचन से आवाज़ आई। बहुत ज़्यादा, और मक्खन भी, शेन ने कहा। अंकल रॉब कुछ देर पहले बाद किचन से निकले, एक हाथ में भाप उड़ाती हुई पैनकेक्स की प्लेट और दूसरे हाथ में अखबार दबाए हुए। उन्होंने प्लेट शेन के सामने एक मेज़ पर रखी, खुद एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गए और अखबार को सामने फैलाया। पहला सफ़ा पढ़ते हुए सुर्खी पर उनकी नज़र पड़ गई। सेंटोरी सर्किट्स में चोरियां जारी, पुलिस हैरान। अब एक और झूठी रिपोर्ट आएगी, अंकल रॉब ने ज़ेरे लब कहा। शेन को अपने अंकल की बात समझ नहीं आई और उसे पूछा भी नहीं। जो चीज़ उसे मालूम थी वो ये कि उसे अपने अंकल रॉब बहुत पसंद आए थे। वो शेन की माँ से बड़े थे, शायद दरमियानी उम्र के, वैसे ही सुनहरी बाल और नरम मुस्कुराहट।
शेन को बिठाने के लिए दौरान अंकल रॉब ने अपने भांजे के सवालात का बड़े सब्र से जवाब दिया, ख़ास तौर पर अपनी मौजूदा तफ्तीश के बारे में जो सेंचुरी सर्किट्स में सनती जासूस के मामले पर थी। शेन को राहत मिली कि अंकल रॉब ने उनके दौरे के गैरमामूली हालात को बड़ी खुशदिली से कबूल किया और अपनी बहन या उसके मंगेतर के बारे में ज़्यादा सवालात नहीं किए। जब उन्होंने उससे पूछा कि केविन के क्या करता है तो शेन ने बताया कि वो एक ट्रैकिंग कंपनी का मालिक है। कमाल की गाड़ी चलाता है, अंकल रॉब ने कहा। ऐसा लगा था जैसे वो शेन के मुस्तकबिल के सौतेले बाप के बारे में कुछ अच्छा या तसल्ली बख्श कहने की कोशिश कर रहे हों। उसने नकद अदायगी की है, वो आजकल हर जगह नकदी लौटा रहा है, अंकल रॉब बोले। आजकल? क्या वो अमीर नहीं था? शेन ने भवें चढ़ाई। मुझे तो नहीं लगता था, लेकिन अब वो ज़रूर है। इस आखिरी जुमले पर अंकल रॉब ने अखबार पढ़ते हुए एक सोच में डूबी हुई कहने पर इत्तेफाक की। टीवी पर चमगादड़ों का गौल एक पुराने खौफनाक महल के सामने से उड़ा और एक मारूफ थीम सॉन्ग बजाने लगा। इस खूबसूरत हफ्ते के दिन क्या देख रहे हो? अंकल रॉब ने पूछा। स्कूबी डू वेयर आर यू, ये मेरा पसंदीदा शो है, शेन ने कहा। अंकल रॉब हंसे। स्कूबी डू? हाँ, लगता है जैसे कोई फ्रैंक सिनात्रा का ख़राब सा नगमा हो। इसमें क्या होता है? अंकल रॉब ने पूछा। शेन ने पैनकेक्स खाते हुए शो की कहानी समझाई कि कैसे कुछ नाउमा तफ्तीशकार और इनका बोलने वाला कुत्ता मिस्ट्री मशीन में घूमते हैं और इन मुजरिमों का भांडा फोड़ते हैं जो भेस बदल कर भूत बने होते हैं। अंकल रॉब ने कुछ देर के लिए अखबार बंद किया और शो देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, ये जो पतला सा लड़का है सब्ज़ कमीज़ में, हमेशा भूखा क्यों रहता है? शेन ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, वो स्कूबीडू हमेशा ही भूखे रहते हैं। स्कूबीडू, मसला हल हो गया क्या? शेन ने पूछा। कुछ नहीं। अंकल रॉब ने दोबारा अखबार खोल लिया और अपने क्लाइंट के मसाइल पर मबनी एक मजमून पर नजरें जमा ली, जबकि शेन टीवी और स्कूबी और इसके दोस्तों को एक फर्जी कज़ाक जहाज़ की तफ्तीश करते देखता रहा। ये अजीब सी धुंध कहाँ से आई? शेन ने कहा। अंकल रॉब ने खिड़की से बाहर झांका। कौन सी धुंध? टीवी पर कज़ाक रेड बियर का भूत एक शिपिंग कंपनी के माल लूट रहा है। उसका जहाज़ धुंध में घिरा हुआ है। भूत को माल चोरी करने की क्या ज़रूरत है? अंकल रॉब ने बेदिली से पूछा। इंतकाम लेने के लिए रेड बियर्ड को 300 साल पहले इस कंपनी के मालिक के आबा और अजदाद ने पकड़ा था, शेन ने कहा। अच्छा? अंकल रॉब ने अखबार गोद में रखते हुए मरोड़ा। कोई भी मुश्तबा नहीं लग रहा, जैसे ये सब मेरी ही गलती हो। मुश्तबा है, बिल्कुल है, शेन ने कहा। कंपनी का नौकर कुछ ज़्यादा ही मशकूक लग रहा था। क्या? नहीं, मैं अपने केस की बात कर रहा हूँ। ये पढ़ो, अंकल रॉब ने कहा। अंकल रॉब ने अखबार शेन की तरफ बढ़ाया। इश्तिहार के वक्फे के दौरान शेन ने सेंचुरी सर्किट्स में होने वाली उलझन भरी चोरियों पर मबनी मजमून पढ़ा। रिपोर्टर्स के मुताबिक हर केस काबिल हल है अगर तुम्हारे पास कोई आला दर्जे का जासूस हो, शेन ने हंसते हुए कहा। हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के लिए जहन खुला रखना चाहिए, अंकल रॉब ने गुस्से से कहा। दुनिया के सारे मामले शर्लक होम्स की तरह हल नहीं होते। तुम्हें पता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो किसी भी तफ्तीशकार से हल नहीं हो सके। हार्डी बॉयज़ हमेशा अपने केसेस हल कर लेते हैं, शेन ने कहा। स्कूबीडू भी करता है, अंकल रॉब ने नरमी से मुस्कुराकर कहा। यही तो फ़र्क है फ़िक्शन और हकीकी ज़िंदगी के मामले में, शेन। किताब या टीवी शो में मुसन्निफ़ वो तमाम सुराग लिखते हैं जो तफ्तीशकार और नाजरीन को केस हल करने में मदद देते हैं। हम तमाम मुश्तबा अफराद से मिलते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं और डेटा को परखते हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी के कई केसेस में तो कोई मुश्तबा होता ही नहीं। मुजरिम अक्सर साफ बच्चे निकलते हैं, अंकल रॉब बोले। शेन ने अखबार नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। कई महीनों से नासा के लिए सेंचुरी सर्किट्स में तैयार किए जाने वाले सर्किट बोर्ड गायब हो रहे थे। जब इन बोर्ड्स को कॉन्ट्रैक्टर के ट्रकों में लोड किया जाता तब वो मुकम्मल होते, लेकिन कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा पहुंचने पर कुछ बोर्ड्स हमेशा गायब होते। ट्रक बरकी लॉक से बंद होते और ड्राइवर्स को लॉक खोलने का कोड भी नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद फोर्ट वर्थ और फ्लोरिडा के दरमियान कहीं कोई खला में इस्तेमाल होने वाले आलात पर हाथ साफ कर लेता था। रिपोर्ट के आखिर में एक सहाफ़ी ने कंपनी को प्राइवेट सुरागसां की मदद देने के लिए भी लिखा था और शदीद तनकीद की थी। रिपोर्ट में प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट रॉबर्ट क्यू ब्लैक पर सख्त तनवीद की गई थी। तस्वीर में वो जीन्स और काउबॉय बूट्स में सेंचुरी के CEO मार्विन के साथ था। तो ये तुम हो? नाअहल देहाती कह रहे हैं, शेन ने पूछा। बदकिस्मती से, हाँ, रॉब ने कहा। अंकल रॉब का फ़ोन बजा। हेलो? जी मिस्टर सोंगम, मैंने आर्टिकल पढ़ा। क्या चोरी हो गई है?
शेन को फ़ोन के रिसीवर से गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। टीवी पर स्कूबी डू और इसकी टीम ने रेड बियर कज़ाक को एक शानदार जाल में बिछाकर पकड़ लिया। जब भूत का मास्क हटाया तो शेन हैरान रह गया। ये वो बटलर नहीं था जिसे वो मुश्तबा समझ रहा था, बल्कि खुद मालबरदार कंपनी का मालिक निकला। किस्त का इख्तिताम स्कूबी के गहरे धुन में डोनट की शक्ल का सुराख काटने, ज़बान चाटने और बड़े मज़े से निवाला लेने पर हुआ। कितना अजीब कुत्ता है। सोंगम, अपने मुलाजमीन से कहो कि कुछ भी ना छेड़ें, अंकल रॉब ने फ़ोन पर कहा। नहीं, सब कुछ वैसे ही रहने दो, यहाँ तक कि ऑफिस की टूटी हुई खिड़की भी। मैं भी आ रहा हूँ। अंकल रॉब ने फ़ोन बंद किया, फिर शेन की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, भांजे, क्या तुम मेरे साथ एक छोटे से सफ़र पर जाना चाहोगे? कहाँ? शेन ने पूछा। सेंचुरी सर्कट्स के आलमी हेडक्वार्टर्स। हम कल रात होने वाली चोरी की तफ्तीश करने जा रहे हैं, अंकल रॉब ने कहा। वाह, शेन के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो एक हकीकी केस की तफ्तीश के लिए जा रहा है। उसी सुबह कुछ देर बाद शेन ने खुद को मिस्टर मारून सोंगम के पुरतायुश दफ्तर में पाया, जो सेंचुरी सर्कट्स के सीईओ थे। अंकल रॉब एक पुलिस अफसर जेफरसन और एक मजबूत जिस्म वाले FBI एजेंट के साथ सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज के बारे में संजीदा गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, जबकि सोंगम अपनी कंपनी के इंश्योरेंस नुमाइंदे से फ़ोन पर बात कर रहा था। एग्जेक्टिव के पीछे दीवार में लगा सेफ खुला हुआ था और कागजात हर तरफ बिखरे हुए थे। मुखालिफ दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की जो फर्श तक थी, खुली हुई थी, टूटी कर फर्श पर बिखरी पड़ी थी। ये खिड़की दालान की तरफ थी। गालिबन चोर जाते हुए यहाँ से दफ्तर में दाखिल हुआ था। तुम्हें इन प्लेटों की रैगी करनी ही पड़ेगी, सोंगम कह रहा था। वो एक मोटा आदमी था, उसके बाल झड़ रहे थे और बात करते वक्त इसकी थोड़ी में लर्जिश आती थी। आखिर मैंने ये मनहूस इंश्योरेंस कंपनी ली ही क्यों? कंपनी ऐसी तबाही के दहाने पर है। हाँ, डिटेक्टिव ब्लैक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? वो भी पुलिस और FBI की तरह बिल्कुल नकारा है, अगर मुझसे पूछो तो, सोंगम कह रहा था। शेन ने देखा कि इसके अंकल ऑफिसर जेफरसन और FBI एजेंट ने गुफ्तगू रोक कर तेज़ निगाहों से बिजनेसमैन को घूरा। अंकल रॉब कोई लंबे चौड़े आदमी नहीं थे, मगर शेन ने उनकी शख्सियत में एक ख़ास बात महसूस की थी, जो किसी को भी उनकी बेअदबी से बाज रख सकती थी। पुलिस ऑफिसर ने चोरी की रिपोर्ट मुकम्मल करके शेन से अलविदाई मुसाफा किया और चला गया। FBI एजेंट ने अंकल रॉब को एक कार्ड दिया और कहा, मिस्टर ब्लैक, हमें इन पुर्जों को ब्लैक मार्केट में पहुंचने से पहले ढूंढना होगा। अगर कुछ सुराग हुए तो दिन हो या रात इस नंबर पर कॉल करें। एजेंट ओर्टिज से बात करें। ज़रूर, अंकल रॉब ने कहा। एजेंट ओर्टिज के जाने के बाद सोंगम ने फ़ोन का रिसीवर ज़ोर से पटका। वो शेन की तरफ देखकर बोला, ये बच्चा कौन है? मार्विन, ये शेन है, मेरा भांजा। ये तातीलात में मेरे साथ रह रहा है। हेलो कहो शेन, अंकल रॉब ने कहा। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई जनाब, शेन बोला। सोंगम ने सिगरेट सुलगाया। अच्छे तमीज़दार हो, ये बात पसंद आई। खुशी हुई तुमसे मिलकर नौजवान, सोंगम बोला। फिक्र ना करें जनाब, मेरे अंकल ये केस ज़रूर हल करेंगे, शेन ने कहा। उम्मीद है तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो सारा नुकसान मुझे ही भुगतना होगा, सोंगम बोला। मैंने कल रात की जितनी सिक्योरिटी फुटेज दस्तियाब थी पुलिस और FBI के साथ देखी ही थी, अंकल रॉब ने कहा। नए कैमरों ने रात 36:11 पर काम करना बंद कर दिया था, जब किसी ने बाहर से उनकी तारें काट दी, अंकल रॉब ने कहा। क्या कैमरे में उसका चेहरा आया? सोंगम ने पूछा। अंकल रॉब ने सर हिलाया। बदकिस्मती से नहीं। अजीब बात यह कि मेरा अलार्म सिस्टम अपनी DC पावर सप्लाई पर चलता था, यानी अगर बाहर की तारें काट भी दी जाती तो भी अलार्म बजना चाहिए था। किसी ने वो भी मुनक़ता कर दिया और अलार्म नहीं बजा, अंकल रॉब बोले। सोंगम ने सिगरेट एस्ट्रे में मसला, जिसमें पहले ही दर्जन भरे पड़े सिगरेट पड़े थे, फिर इनकी राख खाली कचरेदान में फेंक दी। ये जो कोई भी था, डिटेक्टिव आपसे एक कदम आगे था, सोंगम ने कहा। मार्विन, कल तुम्हारे दफ्तर में कौन था? अंकल रॉब ने पूछा। सोंगम ने सोते हुए अपनी दोहरी तोड़ी पर हाथ फेरा। मैं हमेशा की तरह ठीक 5:30 बजे चला गया था। फिर रात की सफाई करने वाले अमले ने 8:15 पर सफाई शुरू की। उन्होंने पुलिस और FBI को पहले ही बता दिया था कि उन्होंने कुछ गैरमामूली नहीं देखा, सोंगम ने कहा। अंकल रॉब ने भवें सुकेड़ ली। हुकाम को किसने इत्तला दी? मैंने, सोंगम ने जवाब दिया। एक मुलाजमा ने मुझे कॉल की। वो सुबह काम पर आई और देखा कि बिजली बंद है। वो अंधेरे में टटोलते हुए तहखाने तक गई और इमरजेंसी जनरेटर्स को ऑन किया। जब उसने टूटे हुए शीशे देखे तो मुझे फ़ौरन घर पर कॉल की। फिर मैंने फ़ौरन पुलिस, FBI और तुम्हें इत्तला दी, सोंगम ने कहा। शेन ने भी हिस्सा लिया। आप मौके पर किस वक्त पहुँचे सर? दोनों आदमी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
कि लड़का बड़ों की गुफ्तगू में दखल दे रहा था। सोंगम हंसा और बोला, तुम हार्डी बॉयज में से कौन से हो? फ्रैंक, शेन ने कहा, वो जो संजीदा और समझदार होता है। वो मेरा भी पसंदीदा है। सोंगम ने अपनी मेज़ के पीछे से खड़े होकर फर्श पर बिखरे हुए कागजात समेटने शुरू कर दिए। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैं तकरीबन 15 मिनट पहले यहाँ पहुंचा, लूप 820 पर ट्रैफिक जाम की वजह से। जब मैं पहुंचा तो पुलिस और FBI के एजेंट हर चीज़ तलाशी ले रहे थे। शेन, क्या तुम मेज़ के नीचे से कागजात निकाल सकते हो? मेरे घुटने अब पहले जैसे नहीं रहे, सोंगम ने कहा। जी बिल्कुल, शेन बोला। शीशे के टुकड़ों से बचकर रहना, अंकल रॉब ने कहा। शेन अपने घुटनों के बल नीचे झुक गया। यहाँ तो ज़्यादा शीशे नहीं हैं, उसने मेज़ के नीचे से कागजात निकालते हुए कहा। अंकल रॉब ने थोड़ी को और रगड़ा, जबकि शेन ने कागजात सोंगम को देने से पहले इन पर एक नज़र डाली। उसे देखा कि कुछ सर्किट डायग्राम्स थे, साथ ही शिपिंग शेड्यूल्स और तालों के कॉम्बिनेशन कोड्स भी। एक शेड्यूल पर एक मानूस कंपनी का नाम देखकर इसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने कुछ भी ना कहा और आखिरी कागज़ भी सोंगम को दे दिया। सब ठीक है शेन? अंकल रॉब ने आहिस्ता से पूछा। शेन ने खबरदार करने के अंदाज में अपनी उंगली होठों पर रख ली, जबकि सोंगम कागजात को तरतीब देने में मसरूफ़ था। लगता है सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, सोंगम ने कहा। मेरा ख्याल है कि चोर ने तस्वीर तो ले ली होंगी, है ना? मुमकिन है, अंकल रॉब बोले। सेफ में क्या रखा था सर? शेन ने पूछा। सोंगम ने रुमाल निकालकर अपने माथे का पसीना पोंछा। तुम्हारे अंकल के मशवरे पर मैंने ताज़ा तरीन शिपिंग शेड्यूल्स और इलेक्ट्रॉनिक तालों के कॉम्बिनेशन कोड्स सेफ में रखे थे, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, सोंगम ने कहा। मैं समझा नहीं, शेन ने कहा। मैंने नासा की जदीद तरीन रॉकेट के सर्किट डायग्राम्स इस सेफ में रखे थे। कोई शख्स तकनीकी राजों को ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके खूब पैसा कमा सकता है। अमेरिका चांद पर आदमी भेजने के बावजूद स्पेस रेस में हार सकता है, सोंगम बोला। शेन ने कहा, वाह, अगर ये खबर बाहर निकल गई तो मेरी कंपनी के शेयर्स रातों रात बेवकत हो जाएंगे। ये बाहर आखिर हो क्या रहा है? सोंगम ने खिड़की से नीचे पार्किंग लॉट की तरफ देखा और फिर गुस्से से बोला, बाहर मकामी न्यूज़ वैन्स की शाम की खबरों के लिए शॉर्ट्स बना रही थी। लगता है गिद्ध मंडला रहे हैं, अंकल रॉब ने कहा। मुझे नीचे जाकर कुछ नुकसान कंट्रोल करना पड़ेगा। सोंगम ने एक बड़ी लकड़ी की अलमारी खोली और एक ट्रंच कोट और हैट निकाला। मोटा आदमी जब कमरे से बाहर गया तो इसके जूते राहदारी में टूटे हुए शीशों पर जोर से चुरमुराए। उसके जाने के बाद शेन ने अलमारी खोली और अंदर झांका। कुछ भद्दी टाइज और चेक वाले बिजनेस सूट के अलावा उसे कुछ नज़र ना आया। तुम क्या कर रहे हो? अंकल रॉब ने पूछा। बस इधर उधर देख रहा हूँ, वो बोला। इन कागजात पर तुमने क्या देखा था जो तुमने सोंगम को दिए? अंकल रॉब ने पूछा। शेन के डिंपल पर एक मुस्कुराहट के साथ नमूदार हुए। किक कैरियर्स इन शिपिंग कंपनियों में से एक है जो फ्लोरिडा में सामान बेच रही है। ये वही कंपनी है जो मॉम के मंगेतर की है, शेन ने बताया। अंकल रॉब ने शेन के कंधे पर थपकी दी। वो आदमी जो इतने पैसे लुटा रहा है, ज़बरदस्त काम शेन। ये मुकम्मल तौर पर इत्तफाक हो सकता है, लेकिन ये जांचने के काबिल है। हम यहाँ से फारिग होने के बाद फ़ौरन इस पर काम करेंगे, अंकल रॉब ने कहा। शायद हम शादी को भी रोक सकें, शेन ने हसरत से कहा। ज़्यादा उम्मीदें मत बांधना, लेकिन केक किया जो भी उसका असल में सामान चुरा रहा है, उसके साथ सेंचुरी सर्किट्स का कोई आदमी ज़रूर मिला हुआ होगा, असल मास्टरमाइंड, और हमारे पास कोई मुश्तबा नहीं है, अंकल रॉब ने कहा। ओह, हमारे पास है। शेन ने सोंगम की मेज़ पर रखी एशट्रे उठाई। इस एशट्रे में पहले ही 1 दर्जन सिगरेट के टूटे हुए पड़े हैं। जब मिस्टर सोंगम ने आखिरी सिगरेट का टोटा इसमें डाला, सफाई करने वाली टीम ने कल रात इसे खाली कर दिया होगा, लिहाजा ये सब सिगरेट इनके जाने के बाद पिए गए हैं, शेन ने कहा। आगे बोलो, अंकल रॉब बोले। जब मैंने पूछा तो मिस्टर सोंगम ने कहा कि वो यहाँ 15 मिनट से हैं, शेन ने पुरजोश अंदाज में कहा। वो इतनी जल्दी ये सब सिगरेट नहीं पी सकते थे, और अगर कोई और ये सिगरेट पीता तो वो ज़रूर बताता। ज़बरदस्त मुशाहिदा, अंकल रॉब ने कहा। शेन मुस्कुराया। ये झूठे तारीफ़ी कलमात नहीं थे जो बड़े लोग बच्चों को खुश करने के लिए कहते हैं। उसके अंकल वाकई संजीदा थे और शेन को इस बात से बेहद खुशी हुई। तो अंकल रॉब ने बात आगे बढ़ाई। मार्विन सोंगम ने हमें और हुकाम को यहाँ होने के वक्त के बारे में झूठ बोला। फ़र्ज़ करें कि सोंगम रात को यहाँ पर था, और अगर दफ्तर अंदर से बंद था और सफाई करने वाली टीम ने उसे नहीं देखा, तो वो कहाँ था? शेन ने अलमारी को खोला। ये इतनी बड़ी है कि मिस्टर सोंगम यहाँ सफाई करने वाली टीम की नज़रों से छुप सकता था। अरे, इन सूट्स के दरमियान एक फोल्ड होने वाली धात की कुर्सी भी रखी हुई है, शेन ने कहा। कुर्सी एक अलमारी में?
अंकल रॉब आगे बढ़े और मुआयना करने लगे। शेन ने एहतियात से अलमारी और इसमें मौजूद अशिया का मुआयना किया ताकि बगैर दस्तानों की किसी चीज़ को ना छुए। एक कुर्सी के पाए के पास उसे एक टॉर्च भी मिली। अच्छा, ये तो ज़रा भी मशकूक नहीं लगता है ना। सफाई करने वाले यहाँ से फारिग हुए, चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि सोंगम अलमारी में था, इस कुर्सी पर बैठा हुआ और इसके पास ये टॉर्च भी थी। फिर उसने अपने डेस्क पर सिगरेट पी जब तक उसके साथी ने आकर बिजली ना काट दी। शेन ने कहा। फिर उसने अपने ही दफ्तर को लूट लिया। शेन बोला। ये नामुमकिन नहीं लगता, अंकल रॉब बोले। हमारे पास तरीक़ाकार मौजूद है, अब इसके मकासद पर गौर करते हैं। तुम्हारे ख्याल में इसने अपनी पुर्जे क्यों चुराए? क्यों अपनी कंपनी के स्टॉक को ख़राब किया? ये ज़ाहिर करने के लिए कि सर्किट डायग्राम्स की नकल की गई या किसी तरह से समझौता किया गया? अंकल रॉब बोले। इंश्योरेंस फ्रॉड, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज सुबह के स्कूबी डू के विलन ने किया था। जहाज़ का मालिक कज़ाक बनकर अपने ही जहाज़ को लूट रहा था, शेन ने कहा। बहुत खूब शेन, इन खराबशुदा स्टॉक्स के बारे में क्या ख्याल है? अंकल रॉब ने कहा। शायद मंसूबे स्टॉक से ज़्यादा कीमती हैं, शेन ने कहा। यही मैं सोच रहा हूँ, अंकल रॉब ने इत्तफाक किया। लेकिन सिगरेट के ज़्यादा टोटे, एक कुर्सी और एक अलमारी में टॉर्च कुछ ज़्यादा मजबूत शवाहिद नहीं हैं, अंकल रॉब बोले। शेन ने लंबी सांस ली। मेरा ख्याल है कि केविन की जेबों में इजाफी पैसा भी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, शेन बोला। अभी हिम्मत ना हारो शेन, क्या तुम यहाँ कोई ऐसा सुराग देख रहे हो जो सोंगम की कहानी को गलत साबित कर सके? अंकल रॉब ने पूछा। शेन ने अंकल रॉब की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। क्या उन्हें कोई नया सुराग मिल गया था? सुराग? उसके अंकल ने सर हिलाया। बल्कि बहुत बड़ा सुराग। शेन ने दफ्तर का जायज़ा लिया, दीवार की सेफ, डेस्क और अलमारी को देखा। यहाँ यकीनन एक और सुराग मौजूद था, मगर वो इसे समझ नहीं पा रहा था। फिर उसकी नज़र दीवार की खिड़की के टूटे हुए शीशों पर पड़ी और अचानक उसके जहन में कोई बात क्लिक कर गई। एक बहुत बड़ा सुराग, अंकल रॉब। हॉलवे में शीशे के टुकड़े दफ्तर के अंदर की निस्बत ज़्यादा हैं। दुरुस्त, और इसका क्या मतलब है? अंकल रॉब ने पूछा। शेन टूटे हुए शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने तस्वुर किया कि कोई हॉलवे में खड़ा होकर शीशा तोड़कर अंदर आ रहा है। फिर उसने तस्वुर किया कि सोंगम अंदर से कोई भारी चीज़ जैसे कुर्सी उठाकर शीशा तोड़ रहा है। शीशा कहाँ गिरेगा? शीशा अंदर से तोड़ा गया, जिससे ज़्यादा शीशा हॉलवे में गिरा बजाय दफ्तर के। जब मिस्टर सोंगम फारिग हुए तो वो खिड़की के रास्ते से निकल गए और पहले से बंद दरवाजे पर सिर्फ सफाई करने वाले अमले के फिंगरप्रिंट्स रह गए। शेन ने कहा। यह केस ख़त्म होने वाला है, स्कूबी डू ने अच्छी मदद की, अंकल रॉब हंसे। उन्होंने मेज़ पर पड़ा फ़ोन उठाया, FBI का एजेंट का कार्ड निकाला और नंबर डायल किए। हेलो FBI, मैं सेंचुरी सर्किट्स फोर्ट वर्थ से डिटेक्टिव रॉब ब्लैक बात कर रहा हूँ। मुझे एजेंट जो ओवर्टीज से बात करनी है, एक नए मुश्तबा के बारे में, अंकल ने कहा। नए मुश्तबीन? शेन ने तस्दीक की। उसे तस्वुर किया कि केविन के एक कैसीनो में पासा फेंक रहा था। उस बात से बेखबर के पीछे से गहरे सूट में मलबूस FBI एजेंट्स उसे जासूसी और कौमी राज फरोख्त करने की साजिश के इल्ज़ाम पर पूछगछ के लिए लेकर जा रहे थे। शेन की ख्वाहिश क्रिसमस की शाम को पूरी हुई, जिस दिन शादी होने वाली थी। जब वो और उसके अंकल शाम की खबरें देख रहे थे, वहाँ केविन को हथकड़ियों में दिखाया गया जब उसे संजीदा चेहरों वाले सरकारी एजेंट्स के एक जत्थे के साथ वेगास होटल से बाहर लेकर जाया जा रहा था। न्यूज़ कास्टर ने किक को मुझे मास्टरमाइंड मार्विन सोंगम के मुबैना साथी के तौर पर बयान किया, जो सोंगम की अपनी कंपनी सेंचुरी सर्किट्स से हालिया खलाई दौर के टेक्नोलॉजी की चोरियों में मुलव्विस था। टेलीविज़न की स्क्रीन पर मंजर बदल गया और सोंगम की एक तस्वीर रिकॉर्डिंग दिखाई गई। वो गुस्से से लाल चेहरा लिए हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अपने दफ्तर की इमारत से बाहर लेकर जाया जा रहा था। रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब में मोटा आदमी झिलझिलाए हुए लहजे में बोला, मैं इससे बच भी जाता अगर वो मुदाखलत करने वाला लड़का ना होता। अंकल रॉब ने मशरूब का गिलास उठाया और ट्विस्ट किया। भांजे, हमने एक अनाड़ी, गंवार और मुदाखलत करने वाले लड़के के तौर पर काफ़ी अच्छा काम किया, अंकल रॉब ने कहा। जी हाँ अंकल। शेन ने अंकल के साथ गिलास टकराया और अपना मशरूब ख़त्म किया। उसे मोहब्बत भरे जज्बात के साथ अपनी माँ के बारे में सोचा, जो क्रिसमस डिनर पर अंकल रॉब के घर वापस आ रही थी। वो एक बड़ी गलती करने से बच गई थी। केविन की गिरफ्तारी के बाद एवलिन मिचेल इतनी परेशान हो गई कि उसे अपने होटल के कमरे में फ़ोन कॉल्स उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके आंसू खुश्क हो गए जब उसने बिलाखिर अंकल रॉब का फ़ोन उठाया और उनकी वजाहत सुनी कि केविन सेंचुरी स्कीम में किस कदर मुलव्विस था। शेन ने केस हल कर दिया, अंकल रॉब ने उसे बताया।
मेरा शेन, इसे अकेली मुजरिमों को पकड़वाया और खलाई राज बचाए। खैर, मैंने भी थोड़ी मदद की। अंकल रॉब ने शेन को आंख मारी और एक बातें करने वाले कुत्ते ने भी।